جی अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज मैंने जिस पे बात करनी, बाकी इश्यूज़ को एक साइड पे करते हैं। आज DGISPR जो हैं पाकिस्तान के, जी अगेन ये जना अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बल्कि कंपैरिजन उन्होंने ड्रा किया बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया। और उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया मैन जो बैठे हुए थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा है, जी हाँ जी आप बताएं कि आप लोगों को शिकायत रहती है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है शायद वो फ्री नहीं है। अब इंडिया का मीडिया आपने देख लिया, वहाँ तो कोई फ्रीडम का तस्वुर ही नहीं है, मतलब वहाँ तो रियासत जो है वो कंट्रोल करती है। सो इट वाज ए वेरी बिग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। और इस पर वो ये जो उनका कहना था कि जनाब कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है, ऑफ कोर्स यहाँ भी बहुत सारे मसले हैं, इश्यूज़ हैं, आज़ादी जो है वो कर्ब की गई हैं, बहुत सारे चैनल्स, एंकर्स अदरवाइज़ जो हैं वो कंप्लेंट करते रहे, माजी में भी करते रहे, अभी भी बातचीत होती रहती है कि फ़लाँ लोग जो हैं उन पर सख्तियाँ की जाती हैं या और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं लिए जाते हैं। तो आज उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि जो कुछ इंडियन टेलीविज़न चैनल्स ने किया है इस जंग के दौरान, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी चैनल्स को अभी भी आज़ादी जो है वो नहीं मिली हुई। सो इस पे आज ज़रा बात करते हैं, बाकी टॉपिक्स को ज़रा छोड़ देते हैं कि कौन सा मीडिया जो है वो मैच्योर है, ज़िम्मेदार है, सेंसिबल है, पाकिस्तानी मीडिया है या इंडियन मीडिया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एंड स्पेशली मैं खुद इसमें मीडिया में हूँ, मुझे तकरीबन 30 कितने साल हो गए, 1993 से पहली दफ़ा मैंने एज इसके अप्रेंटिस के तौर पर शुरू किया था फ्रंटियर पोस्ट में, वहाँ मुल्तान से मैंने शुरू किया था एज एन अप्रेंटिस रिपोर्टर। तो देख लें कितने साल हो गए, तकरीबन 30 साल से ऊपर ही हो गए हैं। और मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैनल्स में भी काम किया है। मैंने इंग्लिश मीडियम वहाँ से शुरू किया, फ्रंटियर पोस्ट से शुरू किया, फिर डॉन में किया, न्यूज़ में किया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किया, देन आई वेंट टू टीवी में किया। सो ये सारा पीरियड जो है मैंने, अच्छा फिर सोशल मीडिया भी मैं देख रहा हूँ सारा, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, वीलॉग्स हूँ, मतलब ट्विटर हो, इंस्टा हो, जो भी आपके इस वक्त टूल्स हैं सोशल मीडिया के। सो मैं उसमें से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ओल्ड गार्ड्स कह लें कि जिन्होंने प्रिंट मीडिया भी देखा है, जिन्होंने टेलीविज़न मीडिया भी किया है, देखा क्या किया है, रिपोर्टिंग की है 15-20 साल। और फिर मैंने उसके बाद टीवी शोज़ भी किए हैं, अभी भी करता हूँ। फिर मैं डिजिटल मीडिया की साइड पे भी हूँ, फिर सोशल मीडिया पे। सो मेरे पास एक छोटी सी, मतलब क्या है, एक रूम बनता है, या मुझे थोड़ी सी मैं क्वालिफाई करता हूँ कि इसमें बात मैं कर सकूँ। और फिर मैं इंडियन मीडिया को भी साफ ज़ाहिर है मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ मैं। और मुझे याद पड़ता है कि हमने 2004 में हमारा पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया था, इंडिया गया था। हम जर्नलिस्ट थे, जनाब मुशर्रफ के दौर में वाजपेयी साहब जब आए थे इस्लामाबाद 2004 में, कंपोजिट डायलॉग हुआ था। तो उस वक्त के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ताल्लुक, अगर कोई बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में, बाकी उससे पहले शायद होगा, तो वो बेस्ट टाइम वही था 2004 से लेके 2000 मतलब है कोई 7 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3-4 साल जो थे ये बड़े अच्छे साल थे। दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना शुरू हुआ, डायलॉग शुरू हुआ, एक दूसरे के कैदी रिहा होना शुरू हुए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो बड़ी वो कर दी गई, उनको ईज़ किया गया। जेलों में जो कैदी पड़े थे, मैंने खुद स्टोरीज़ की हुई जेलों के कैदियों पे, मेरी उन स्टोरीज़ के बाद 700-800 कैदी जो हैं वो रिहा हुए थे। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि इंटीरियर सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के, वो गए हुए थे उस वक्त वहाँ पर, मेरे ख्याल तस्नीम नूरानी साहब थे। तो उन्होंने मुझे इंडिया से फ़ोन किया था, दिल्ली से, कंपोजिट डायलॉग जब उनका शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा, साहब आपकी जो स्टोरीज़ आपने की हैं ना, इंडियन जेलों में जो पाकिस्तानी पड़े हुए हैं सल कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में इंडियंस पड़े हुए हैं, जो आपने न्यूज़ में रिपोर्टिंग की है, और उस वक्त उसका क्रेडिट मैं दूंगा हमारे जो उस वक्त एडिटर थे न्यूज़ के, फ़ाद हुसैन साहब, उन्होंने बड़ा मुझे पुश किया था। बहुत सारी फाइलें निकाल लाया, तस्वीरें, बड़ी, इट वॉज टेरिबल स्टोरी। इवन मुझे याद है, अभी भी पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक फैमिली गई यहाँ से इंडिया गई, और बाज़ दफ़ा नहीं पता होता चीज़ों को, कौन कौन से शहर के वीज़े हैं। ताजमहल आपको पता है, मतलब एक तरह की फैंसी होती है, बात पता नहीं कहीं और निकल जाएगी, बहरहाल करने में हर्ज नहीं है। इस वक्त मैं बताऊँ कितनी मिजरीज थी उस वक्त की ये। तो उन्होंने, एक फैमिली थी दिल्ली में, तो उन्होंने जाना था, उन्होंने, हमने बच्चों ने ज़िद की, हमने आगरा जाना है और ताजमहल देना। आगरा का वीज़ा नहीं था, तो किसी ने होटल वाले से पूछा, उन्होंने कुछ भी, कि पहले की बात है, तो और वो भी जेल में थे उस वक्त जब मैंने स्टोरीज़ की थी, 2003-4 की बात है। तो उस पर उन्होंने, टैक्सी वालों ने, उन्होंने कि मसले नहीं है, वीज़ा कोई, आप हमारे जैसे लगते हैं, 19-20 तो शक्लें अकलें हमारी एक जैसी हैं, चलो भाई। वो टैक्सी पे बैठ के आगरा चले गए, भाई सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। अब साहब जब सुबह गया, शाम को आगरा अच्छा खासा दूर है दिल्ली से, खैर पहुँच गए, बच्चे शच्चों को फिरा फरो के, शाम को उन्होंने कहा अब कौन जाए दिल्ली, वापस जाए, जो यहीं पर रात को होटल में ठहरते हैं, कल चले जाएंगे। होटल में गए, उन्होंने पासपोर्ट दिए, उन्होंने देखा आगे से तो उनको वीज़ा नहीं था आगरा का। उन्होंने पुलिस बुला ली, होटल वालों ने, कोई अच्छा हो बंदा हो, कोई मेहरबानी करता भी। हमारे यहाँ तो ये तो मुसाफिर है बेचारा, रास्ता भूला हुआ है, लेकिन दुश्मनी के लेवल बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने क्या किया जनाब,
انہوں نے پولیس بلا لی, آگرہ کی پولیس ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, آپ پاکستان سے مہربانی فرمائیں آپ ٹیکسی پکڑیں واپس دلی جائیں یا مسئلہ ہوگا, کہہ سکتے تھے. لیکن وہی مس ٹرسٹ ہے نا کہ جو بھی پاکستان کا آتا ہے کوئی وہ دہشت گردی میں نہ انوالو ہو, یہ چیزوں میں نہ ہو. انہوں نے پولیس بلا لی. او مائی گاڈ واٹ اے ٹیریبل اسٹوری اٹ واز. بچے علیحدہ انہوں نے وہ لے لیے, ماں علیحدہ گئی, باپ علیحدہ کیا, اینڈ اسٹل دے ور ان دا جیل. جب میں نے وہ اسٹوری کی تھی, اور پھر ٹارچر ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے صاحب, ذرا کھانا پینا, پوری فیملی سر بکھر گئی تھی ایک حماقت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. اور جو میں نے اسٹوریز کی ان کی بھی کی فیملی کے. تو مجھے یاد ہے ہمارے اس وقت جو سب ایڈیٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک اس کی ہیڈ لائن لگائی تھی بڑی خوبصورت نیوز میں, اس کا تھا سپریٹڈ بائی مانومنٹ آف لو. آگرہ ایک ہے نا مانومنٹ آف لو ہے, سپریٹڈ بائی مانومنٹ آف لو, آج تک مجھے یاد ہے. تو خیر اس کا اچھا خاصا رولا پڑا دونوں ملکوں میں. تو ان خبروں کے بعد پھر مجھے تسیم نورانی صاحب نے کہا تھا آپ کے ان سٹوریز کے بعد انڈیا اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر دفعہ جب بھی ملا ہمارا کمپوزر ڈیلاگ ہوگا, میٹنگ ہوگی, ہم قیدیوں کا معاملہ ضرور اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے جیلوں میں جو قیدی ان کو رہا کریں گے. سو دیٹس دا ریزن کہ دیٹ واز سو. آج تک بھی میں جب وہ سوچتا ہوں ان بچوں کی اور ان فیملی کی مزری سوچ کے کہ بیچارے ماں سے بچے چھین لیے, ماں کو علیحدہ خواتین کی جیل میں ڈال دیا, بچے کسی اور جیل میں چلے گئے, باپ کہیں پہ, آل آف سڈن حماقت بیوقوفی بھی نہ جائیں یا ویزا ہو تو پھر جائیں. تو یہ وہ چیزیں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں, پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے ہوئی. آج تک مجھے وہ چیز ہانٹ کرتی ہے بڑی برے طریقے سے جب میں سوچتا ہوں. ایسے انڈین تھے بیچارے یہاں پہ. خیر وہ مجھے وہ تسیم نورانی صاحب کا آیا تھا فون, آج تک مجھے یاد ہے کہ رؤف صاحب اس کا جو بھی کریڈٹ ہے یا ادروائز وہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے, آپ کی سٹوریز کی وجہ سے ہم نے کیا. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میڈیا کا رول بتا رہا تھا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میڈیا کی ہم گئے تھے, جو میں بات کر رہا تھا میں انڈین میڈیا کی, کہ ہم جب گئے تھے 2004 میں, ہم جرنلسٹ تھے کچھ 7 8 10, تو وہاں پہ ہمیں لے گئے, انڈین نیوز پیپر کو بھی دکھایا گیا. انہوں نے کہا یہاں پہ ہیں آپ کو ملواتے ہیں اچھے گروپ سے نیوز پیپر کے, ہمیں ملایا ان کے ایڈیٹر سے. تو ہمیں انڈین میڈیا کی فریڈم بڑی وہ کرتی تھی, مطلب ہم اس کو وہ کرتے تھے, کیا کہنا چاہیے, رومینٹسائز کرتے تھے. پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا, جناب مشرف صاحب کا دور تھا, لیکن جمہوریت آ چکی تھی جو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی جیسی تھی, سو کچھ نہ کچھ آزادیاں یہاں بھی آ چکی تھیں. لیکن ہمیں لگتا تھا انڈیا ایک بڑی ڈیموکریسی ہے, فریڈم ہے. تو جب ہم نے یہ بات کی وہاں پہ ان کے ایڈیٹر کو, ہمارے گروپ نے نیو دہلی میں, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, مجھے آج تک نہیں بھولتی. وہ نا انہوں نے کہا جی بات سنیں, آپ لوگوں کا میڈیا, پاکستانی میڈیا کی, ہم انڈین میڈیا سے بہت آگے ہیں. مجھے آج تک الفاظ زیادہ, شاید میں نے رپورٹ بھی کیا تھا نیوز کے لیے اس وقت, دہلی سے رپورٹ فائل کی تھی. اچھا ہم تھوڑے سوچ رہے میں خوش کروں گا کہ نہیں, میں خوش کر آپ کو. آپ لوگ آج بھی وہاں پہ جناب مشرف کی امریت کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم پڑھتے رہتے ہیں, فالو کرتے ہیں پیپر چیزیں جو بھی ہیں. آپ لوگوں نے 4 مارشلہ بھگتے ہیں, انڈیا نے کوئی مارشلہ نہیں بھگتا, ماں سوائے ایمرجنسی کے جو اندرا گاندھی صاحبہ کے 2 سال تھے, اس پہ بھی آتے ہیں ذرا. انہوں نے کہا آپ نے 4 مارشل کے باوجود آپ لوگ بچ گئے ہیں, رزسٹ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے یہاں وائسز ہیں ڈسینٹ کی, لکھتے ہیں, بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, رزسٹ کرتے ہیں. 4 مارشل لگے آپ کے یہاں. مارشل کے بعد میڈیا کا بچ جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سو دا کریڈٹ گوز ٹو یو گیز کہ آپ لوگوں نے وہاں میڈیا کو لائیو رکھا ہوا ہے اور اس کی ٹریڈیشن رکھی ہے. مجھے آج تک الفاظ یاد ہیں ان کے, اور یہ بات مجھے سمجھ آئی تھی. اس نے کہا آپ لوگوں کا, ہم نے جمہوریت چل رہی ہے جیسے ہم تو چل رہے ہیں, 2 سال کے لیے آئی تھی, پھر تو چل رہی ہے. ادارے ہیں, ٹریڈیشنز ہے, کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, سول سوسائٹی بڑی اسٹرانگ ہے, سب کچھ ہے. تو ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے. میڈیا خود بڑا مضبوط ہے انڈیا میں. تو انہوں کو آپ لوگوں کا زیادہ کریڈٹ ہے. اور انڈیا میڈیا کو ہم زیادہ رومینٹسائز بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے نام, کلدیو نیر صاحب جیسے بندے ہیں سے, جن کو پاکستان بہت پڑھا بھی جاتا تھا اور بڑا ایڈمائر بھی کیا جاتا تھا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہاں پڑھا جاتا ہے, اور ان کو ابھی آج کل یوٹیوب کی ایج ہے, یوٹیوب دیکھے جاتے ہیں, سب کچھ ہوا. تو پھر اب کیا ہوا میڈیا کو, واٹ ہیپنڈ. ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے بڑی حد تک میں کہوں گا, چلو 100% نہیں تو 90% تو ہمارے میڈیا نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. وہ جنگوئزم آپ کو ہمارے چینلز پہ نظر نہیں ہے. کوئی 1-2 لوگوں نے کوئی کیا ہوگا, میری آنکھ سے نہیں گزرا, میں بھی اسکپ ہوا ہو. 90% کا تو میں کہہ سکتا ہوں, میں خود بھی میڈیا میں بیٹھتا ہوں, ہم بھی شوز کرتے ہیں. کوئی ہمیں ہدایات نہیں تھی کہ آپ نے جناب ان کو بلیٹل کرنا ہے, اپنے مخالفوں کے بارے میں کوئی گندی زبان یوز کرنی ہے, انڈیا کے بارے میں, پرائم منسٹر کے بارے میں, ان کے فلاں جو بھی ہیں. نو, کوئی ہدایت نہیں ہے. صاحب جب ایک ملک وار میں جاتا ہے تو آپ کو کوئی سرٹن لائنس تو رکھنی پڑتی ہے نا اپنے ملک کی, اپنی فورسز ہیں ان کے ساتھ. کوئی بھی ملک ہوگا, یہ تو نیچرل سی بات ہے. آپ کہیں نہیں جو اس وقت بھی آپ جو فلاں بات نہیں کی وہ نہیں ہوتی. لیکن اس لیول تک بھی تو رپورٹنگ نہیں ہوتی جو انڈین میڈیا نے کی ہے. مطلب ہمیں تو یہ لگتا تھا انڈین میڈیا کی ہسٹری ہے. کارگل وار پہ کیوں پاکستان کو زیادہ مطلب دنیا نے وہ نہیں کیا تھا, پاکستان کا موقف نہیں سنا تھا اور انڈین کا مانا تھا, بیکاز انڈیا کے پاس یہ پرائیویٹ میڈیا آ گیا تھا. ارلی 90s میں میرا خیال آ گیا تھا ان کے پاس. انہوں نے جو رپورٹنگ کی دنیا نے وہاں سے دیکھا. ہمارے پاس وہ پی ٹی وی تھا, وہ بھی مینیج تھا, اور وہاں پہ تو جس طرح خبریں چلتے ہیں وہ پتہ تھا. جب دنیا نے ان کے آزاد انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ چینل دیکھے تو انہیں احساس ہوا بھائی صاحب یہ دیکھیں پاکستانی فوجی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں,
कारगिल की चौकी पे बैठे हैं, जंग चल रही है, सो उन्होंने वहाँ से सारे फुटेज देखा। फुटेज होता है ना जो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पर तो फुटेज ही नहीं था, चैनल नहीं थे, होता तो पीटीवी की बात पे किसने यकीन करना था। सो पहली दफ़ा फौजी स्टैब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान में भी प्राइवेट चैनल होने ज़रूरी है, कल को अगर हमारी जंग लगती है, मसले होते हैं, तो हमारा भी तो होने चाहिए जो दुनिया को बता सकें कि क्या हो रहा है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान में प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जो है ना शुरू किया गया था। इसकी ये रीज़न थी इसके पीछे, कोई और कोई बहुत बड़ी इनकी मोहब्बतें नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी, या बहुत जनरल मुशर्रफ साहब या बाकी जो है ना उनके पीछे जो बताया जाता है उन्होंने आज़ादी दी थी। आज़ादी के पीछे ये चीज़ें खड़ी हुई थी कि इंडिया का कल को प्राइवेट मीडिया का मुकाबला पीटीवी ने नहीं करना दूरदर्शन के साथ, उन्होंने उनके प्राइवेट मीडिया का पाकिस्तानी मीडिया के साथ होना है। सो दीज वर द रीज़न जिनकी बुनियादों पर मीडिया को आगे लाया गया या वट एवर जो भी आज़ादियाँ दी गई, फेयर एनफ। अब हुआ क्या कि इंडियन मीडिया में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वॉइस हैं जो उनको हम सुनते हैं, समझते हैं, इज्जत करते हैं। ये नहीं है कि सारे ही इंडिया में इसी तरह के जर्नलिस्ट लोग, इंडिया में जो ज्यादती हुई है वहाँ पे, उन्होंने जो अच्छे लोग थे, एनडीटीवी था जैसे, बिजनेसमैन आ गए, उन्होंने खरीद लिए, उन्होंने जो अच्छे लोग बैठे हुए थे जो हुकूमत की ज़बान नहीं बोलते थे, बोले नहीं बोलते थे, उनको वहाँ चैनलों से निकलवा दिया, दे वर फायर्ड, नौकरियों से निकाला गया, पाबंदियाँ लगाई गई, केसेस किए गए, रेड किए गए, पर्चे मुकदमे सब कुछ कराया गया, और मोदी साहब का इमेज भी बनाया गया उसी तरीके से। इन पर तनकीद नहीं हो सकती, जैसे हमारे यहाँ भी इसी तरह सियासतदान है कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती, गुरु का दर्जा मिल के भगवान बना लिया लोगों ने। हमारे यहाँ इस खित्ते में ये बीमारी है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं, हिंदुस्तान में भी हमारे यहाँ हम शख्सियतों की पूजा करते हैं, उनके बारे में कोई कहते तो हम उनके गले फिट हो जाते हैं। सो इंडिया में ये कुछ हुआ, बहुत सारे बेकाट होना शुरू हो गए कि हम उनके, हमारे यहाँ भी ये होना शुरू हो गया, हमारे यहाँ भी हुई ये चीज़ें, हमारे यहाँ भी बहुत सारे चैनल्स बंद हुए, हमारे यहाँ भी जर्नलिस्टों के शोज़ बंद करवाए गए, हमारे यहाँ भी लोगों को उठाया गया, गायब किया गया। ये मतलब हमारे यहाँ मिसालें भी हैं, बट वी आर नॉट ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। हम हमेशा कहते हैं हम तो जमहूरी मुकाबले नहीं करते, हमारा तो मुकाबला नहीं, आपके साथ मुकाबला अपना है। 78 साल से इंडिया में मास हुए, 2 साल इमरजेंसी के, बाकी तो 76 साल जमहूरियत रही है। जमहूरियत की वजह से तो आप ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी, मैं नहीं दावा करता, मैं फिर कह रहा हूँ ना, हमें अब ताना दें जी आपके यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है हमारे यहाँ, मानते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत, मैं भी विक्टिम रहा हूँ 2-4 दफ़ा, हमें भी नौकरियों से निकाला गया, 9 महीने मैं भी जॉबलेस रहा हूँ, घर पे बैठा रहा हूँ। 2019 की बात है, मैं और अमर मतीन जो है वी वर फायर्ड बिकॉज कि हमें उस वक्त कहा गया था कि आपके मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इन पर स्कैंडल ना करें, स्टोरी कर। यस, हमने भी सफ़र किया है, लेकिन ये ठीक है, होता है, ये चलता है। हम वी आर नॉट परफेक्ट। आपने कभी मेरे मुंह से बाँ नहीं सुनी होगी, ना मैं हीरो बनने की कोशिश की है, ना विक्टिम कार्ड पर मैं ये प्ले किया। दैट्स अनदर स्टोरी, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। सो इंडिया से तुम ज़्यादा तवक्को रखते हैं। इंडिया हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जमहूरियत में पूरी दुनिया के लिए था, दुनिया की 1.5 अरब की आबादी जमहूरी मुल्क है, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी पार्लियामेंट है, उसका मीडिया है, उसके लीडर हैं। हमारे लिए तो रोल मॉडल की तरह, मतलब सेकुलरिज्म पे हमेशा हम इंडिया का हवाला देते थे, फ्रीडम पे हम हमेशा इंडिया का हवाला देते थे, मीडिया की या राइटिंग पे। राइटर बड़े अच्छे पैदा किए वहाँ पे, बुक्स बहुत वहाँ पे होते हैं। इससे 900 चैनल है इंडिया में, जिनसे मेरे को 400 के करीब न्यूज़ चैनल है। अब ये हुआ ये है कि यहाँ पे मीडिया, बिजनेस और पॉलिटिक्स ये इकट्ठे हो गए। 2018 के बाद ज़्यादा, उससे पहले भी हो रहे थे, 2012-13 से काम शुरू हो गया था, फिर 2018 में ज़्यादा हो गया। मोदी साहब का इमेज बनाना था, फिर वहाँ अडानी ग्रुप आ गए, फिर मुकेश साहब आ गए, अंबानी आ गए, उन्होंने चैनल खरीदने शुरू हो गए, बिजनेस, और फिर बिजनेस के साथ उन्होंने ना पॉलिटिशियन के साथ ज्वाइन किया। नतीजा ये निकला उसका, एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन। फिर अभी आपने देख लिया, अभी जो मतलब सबसे वर्स्ट टाइम है मेरा ख्याल है इसका इंडियन मीडिया की हिस्ट्री का। और बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट, फिर कहता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं, देर आर वेरी नाइस वॉइसेस, डिसेंट वॉइसेस, जिनको लेकिन स्क्रीनों से हटा दिया गया है कि कोई मतलब अक्ल नाम की, जो अक्ल की बात करेगा, रीज़न की बात करेगा, समझ, उसको स्क्रीन पे नहीं आने दिया जाएगा, ये तय है। और ये डिक्टेटरशिप है, ये फाशिज्म होता है। जमहूरियत में और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क होता है कि आप डिसेंट वॉइसेस को भी टाइम देते हैं, वो भी बात करें। सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं कि जो ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब 1.5 अरब बंदा जो है वो उनकी बात करे, मोदी साहब की बात करें, या पाकिस्तान के 24 करोड़ जो है 25 करोड़ वो हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट के गीत गए, या नवाज शरीफ के गए, या मरियम नवाज साहबा के, या इनके शहबाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब, बिलावल, इमरान खान साहब के गीत गए, तो वो मीडिया, वो कहाँ का मीडिया भाई? वो तो मीडिया में तो डिसेंट होगी। दैट्स द रीज़न कि ये डेमोक्रेसी को हम चाहते हैं जो दुनिया में आई है। अगर आपने उनको दबा देने, डिसेंट वैसे को पाकिस्तान में दबा दीजिए, आपके यहाँ दबा दीजिए, हमारे यहाँ भी मसले हुए हैं, हमारे यहाँ भी जैसे मैंने कहा चीज़ें कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कंपेयर हमारे यहाँ भी एंकर ऑफ एयर हुए, हर दौर में होते रहे, अभी भी हुए हैं। इसी दौर में काशिफ अब्बासी साहब की मैं मिसाल दे सकता हूँ, और भी 3-4 दी जा सकती हैं, हुई हैं। बट अगेन आई वुड से कि आप हमारे साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। रीज़न और है, डिफरेंट है। हम 4 मार्शल भुगता चुके हैं, अभी भी इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। आप हमें हमेशा अपने क्रेडेंशियल ऊपर रखते थे, तो फिर आपके मीडिया ने क्या किया? वही बिजनेस, वही कॉरपोरेट वर्ल्ड, वही सियासतदान, वही जिसको गोदी मीडिया का ताना दिया जाता है, उन्होंने तो मतलब उस रात, जंग वाली रात, अंदाज़ा करें, ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है कि उन्होंने उस रात बैठ के पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया। ये इंडियन मीडिया की इंसल्ट की गई, बल्कि मीडिया की ओवरऑल इंसल्ट की गई है
इंडियन पॉपुलेशन की इंसल्ट की गई है। 1.5 अरब का मुल्क है, बहुत दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं ज़ाती तौर पर मेरी दोस्त हैं वहाँ पे इंडियंस के साथ, ये लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, आते हैं हमारे यहाँ ठहरते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम, अभी भी वेलकम होंगे हमारे यहाँ, उनको वही प्यार मोहब्बत मिलेगा। ये उनको मतलब आपने बैठ के 1.5 अरब की आबादी के बारे में ये सोच लिया कि यार ये घास खाते हैं और इनको हम बता देंगे टीवी स्क्रीन पे कि लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, पिंडी पे कब्जा, बहावलपुर पे कब्जा, फिर उसके बाद कराची कब्जा, सब कुछ हो गया कब्जा, झंडा गाड़ के सो गए हैं रात को सारे। और बड़े बड़े मुझे वहाँ से कोई दोस्तों का मैसेज है कि यार यू ओके, मैं कि खैरियत कहते सुना कब्जा हो गया। मैं फिर तशरीफ़ लें, आपको चाय पानी पिलाते हैं, अगर आप भी उनके साथ आए हुए हैं तो आ जाएँ घर, तशरीफ़ लें, घर आपका देखा हुआ है। तो अगर इस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है तो फिर क्या कंपैरिजन, इसके बाद उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो बात आज उन्होंने जनरल शरीफ साहब ने की है, जनरल शरीफ साहब को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसी मीडिया ने आपकी वार लड़ी है ना, न्यूट्रल थे, क्रेडिबल थे, तो भी उनकी बात सुनी गई ना। अगर आप भी उसी तरीके से वो चीज़ें रखेंगे, जैसे ट्विटर पे बैन कर दिया, यहाँ पे चैनल एंकर को कुछ को बैन कर दिया, वो डिसेंट वॉइसेस रहने दें, ये डिसेंट वॉइसेस आपके काम आती हैं। आज वही काम आई है ना आपके, आज को हर कोई कह रहा है कि आप लोग भी तारीफ, आर्मी चीफ भी तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, जनरल अहमद शरीफ साहब, सारे तारीफ कर रहे हैं, मीडिया अच्छा है जी, मीडिया अच्छा है। तो फिर आपने ट्विटर पे भी बैन किया हुआ है, आपने फिर और चीज़ों पे भी, मतलब कोई एंकर के जैसे मैंने कहा उनसे भी बैन हुआ है। डिसेंट वॉइसेस को आप रहने देंगे तो क्रेडिबिलिटी बनेगी, जिससे मतलब आधी वो कहते हैं वार, आपकी नैरेटिव की वार तो यहाँ चल रही थी, मीडिया में चल रही थी, और यही मत है कि हमारा मीडिया उसने बड़ा सेंसिबल प्ले किया है, बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग हुई है, कोई मतलब इंडिया को वो नहीं किया गया, कोई नेम कॉलिंग नहीं की, कोई इंसल्ट जैसे मैंने कहा नहीं किया। इंडिया ने क्या किया, लेकिन फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छी आवाज़ें थी, बहुत अच्छे एंकर्स हैं। अब यूट्यूब पे जा रहे हैं, यूट्यूब बैन करें, हमारे यूट्यूब चैनल बैन हो गए, ये आज़ादी है जनाब इंडिया की, इतनी बड़ी दिमाग, उन्हें मुझसे भी खतरा है कि रऊफ का चैनल भी बंद करो, और भी बहुत सारे 15-20 हुए। मैं थ्रेट हूँ जिन्हें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बताएं आप मुझे सुनते हैं, इंडियन दोस्त भी सुनते हैं, आप भी, मैंने कहा जनाब इंडियन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनो, मैं भी थ्रेट बन गया। इतना कमज़ोर हो गया इंडिया के, मेरे जैसे लोग थ्रेट बन गए उनके लिए यार। मैं जो रात को खुशी से नींद नहीं आनी चाहिए यार, और मुझे दुख हुआ, मुझे दुख नहीं होना चाहिए था, मुझे खुश होना चाहिए था कि मेरे जैसे एक हम्बल सा देहाती आदमी जो वो भी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है यार। व्हाट अ फॉल माय लॉर्ड। वो सारे हमारे पाकिस्तानी भाई वो यूट्यूबर्स हैं, वो हैं आपके यहाँ जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे से नहीं इन्फ्लुएंस होते। मैं शर्तें बता रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू से इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मैं जितनी आपके खिलाफ गुफ्तगू करूँ। ऐसे जो इंडियंस हमारे वो दोस्त हैं, यूट्यूबर्स हैं, एंकर हैं, वो हमारे खिलाफ करेंगे, हमारे लोग नहीं इन्फ्लुएंस होंगे, दैट्स ए नेचुरल। अब करा के देख लें। सो कहने का मतलब ये है जनाब, इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। 19-20 जहाँ जिसका दाव लगता है ना वो रगड़ देता है। मीडिया हमेशा मुश्किल में रहता है, मीडिया मालकान भी रहते हैं, मीडिया एंकर्स भी रहते हैं, और जर्नलिस्ट भी रहते हैं। सो मीडिया का बड़ा मुश्किल काम है, नो बडी अप्रिशिएट्स सीरियसली, क्योंकि हर एक को एक्सपोज करना, मुझे भी कोई एक्सपोज करेगा, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे कहने दें। हुक्मरान को पावर होती है, ताकत, पैसा होता है, वो बिजनेस, कॉर्पोरेट। सो सबसे बड़ा इस जंग की जो बिग कैजुअल्टी है ना, अगर मुझसे पूछो, वो इंडियन मीडिया है, और इंडियन मीडिया के वो हैं। लेकिन वही वाली बात, जो अच्छे लोग थे उनको सारा स्क्रीन से उठा के डंप कर दिया इसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने। वही अंबानी साहब ने, अडानी साहब ने और भी थे बिजनेस पार्टनर आए, और पॉलिटिक्स, मीडिया और बिजनेस इकट्ठे मिल गए और उन तबाही फेर दी। अब इंडियन मीडिया को ये, और फिर माफिया मांग रहे थे टीवी पे। अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। यानी आई डाउट के इंडिया, मतलब वो कहते हैं ना, ये क्रेडिबिलिटी भी ना उसकी तरह होती, कुंवारेपन की तरह होती, वर्जिनिटी की तरह होती, एक दफ़ा गई सो गई, वापस नहीं आ सकती। बहरहाल दैट्स हाउ इट इज़।